सब्सक्राइब करो हमारे चैनल सब्जेक्ट स्टडी पॉइंट और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। Good morning students. I am Dr. हेमंत भारद्वाज एज ए फैकल्टी मेंबर ऑफ सप्तक स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पर क्लास 10th बुक सिविक्स की उसका चैप्टर है सेकंड फेडरलिज्म। आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए कि हम फेडरलिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्री चलते हैं कि प्री कंडीशन जो उससे पहले हमने पावर शेयरिंग चैप्टर की बात कही थी और उसमें दो जो एग्जाम्पल दिए थे, एक तो था बेल्जियम और एक था श्रीलंका। हम दोनों के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला था कि पावर शेयरिंग भी फेडरलिज्म का ही एक पार्ट है। तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर के हम बेल्जियम की तरफ चलते हैं। तो देखिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे, की चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कुछ ऐसे परिवर्तन थे जिसके माध्यम से वहां पर जो प्रॉब्लम्स थी इनको मिनिमाइज करना था। तो देखिए उसमें भी क्या चेंजेस किए थे कि जो पावर्स हैं रीजनल गवर्नमेंट को पावर्स प्रोवाइड की गई थी। देखिए जब कोई मुद्दा होता है, कोई डिस्प्यूट होते हैं, यदि कोई कम्युनिटी की बात करें, यदि हम कोई क्लास की बात करें या हम कोई ग्रुप की बात करें, उनमें यदि कोई डिस्प्यूट है तो वो कहीं ना कहीं इनजस्ट का एक इंडिकेट करता है कि इनजस्टिस है या अनजस्ट है। तो देखिए कि जब वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट को, बेल्जियम की हम बात कर रहे हैं कि बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट को पावर्स प्रोवाइड कर दी गई थी जिससे वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी या डिस्प्यूट थे वो सॉल्व कर लिए गए थे। देखिए उन रीजनल गवर्नमेंट का तब भी रोल था और पावर्स भी थी। और दूसरा, ये पावर्स किसके द्वारा दिए गए थे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पावर्स स्टेट को दिए गए थे। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस थे जो वहां पर बेल्जियम गवर्नमेंट कर रही थी। अच्छा, जब ये पावर्स दी गई थी तो पावर्स को वापस भी लिया जा सकता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो विड्रॉल भी कर सकते थे, तो विड्रॉल भी कर सकती थी पावर्स को। उसके बाद 1993 में कुछ चेंजेस किए गए थे। और 1993 में क्या चेंजेस किए थे कि रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई थी। पहले क्या थी? इतनी पावर्स नहीं थी। तो रीजनल गवर्नमेंट को पावर्स प्रोवाइड कर दी गई थी। अब रीजनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रही थी। रीजनल गवर्नमेंट नॉट डिपेंड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए यहां पर हम एक जनरल एक कंक्लूजन की बात करें कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने जब वहां पर डिस्प्यूट थे तो उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर स्टेट को प्रोवाइड की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा था, उनके द्वारा वापस भी ली जा सकती थी, लेकिन अब उनमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था कि वो वहां पर डिपेंड हों सेंट्रल गवर्नमेंट पर। इसका मतलब अब उनको पावर्स दे दी गई थी। और जब पावर्स प्रोवाइड कर दी गई थी
तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी डिस्प्यूट की वो शांत हो गई। इस प्रकार बेल्जियम जो गवर्नमेंट थी वो यूनिटी गवर्नमेंट की जगह अब फेडरल गवर्नमेंट ने ले ली थी। तो हम पॉइंट बात कर रहे हैं कि फेडरलिज्म, तो वहीं पर हमारा कंसेप्ट आ रहा है कि बेल्जियम गवर्नमेंट पहले पावर एक जगह पर थी, अब वहाँ से वो पावर्स धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट की गई थी रीजनल लेवल पर, तो वो क्या हुआ, फेडरलिज्म का एक कंसेप्ट सामने आया। तो सारी प्रॉब्लम्स को, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके और उनको सॉल्व किया गया था बेल्जियम गवर्नमेंट के द्वारा। यूनिटी पावर ऐसी होती है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर रखती है और वो अपने अधिकारों का प्रयोग करती है। हम इनमें फीचर्स की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम श्रीलंका की तरफ चलते हैं। श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम है। श्रीलंका यूनिटरी सिस्टम। देखिए सारी जो पावर्स हैं वो कहां पर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ऑल पावर्स किसके पास रही, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और यही हम बात कर रहे थे कि जो पावर्स हैं वो यदि एक गवर्नमेंट के पास हैं, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और वहाँ से पावर धीरे धीरे डिलीवर होती हैं स्टेट्स को और उनको, तो डिलीवर हुई और पावर दी गई, वो तो फेडरलिज्म हुआ। लेकिन यहाँ से यदि सारे ऑर्डर किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट केवल फॉलो करती है, तो वो यूनिटी गवर्नमेंट के फीचर्स के रूप में सामने आते हैं। तमिल लीडर्स जो थे श्रीलंका में, तमिल लीडर्स, ये तमिल लीडर्स श्रीलंका को फेडरल गवर्नमेंट के रूप में या फेडरल सिस्टम के रूप में बनाना चाहते थे कि श्रीलंका भी फेडरल सिस्टम के रूप में सामने आ जाए। और यहां पर भी जो प्रॉब्लम्स है, सिन्हाला वर्सेस तमिल, इनके बीच में जो डिस्प्यूट है उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। ये वहां के लीडर्स यहां पर बात कर रहे थे। तो देखिए कंसेप्ट ये सामने आया कि फेडरलिज्म का कंसेप्ट है क्या। फेडरलिज्म में पावर्स क्या होती हैं, फेडरलिज्म में पावर्स डिवाइड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। या फिर इसके साथ भी कहें यूनिट्स ऑफ द कंट्री, स्टेट्स का मतलब यही हुआ। ये चीजें हमारी फेडरलिज्म में सामने आई। तो देखिए पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन एक हम थर्ड कंसेप्ट की भी बात करें कि फेडरलिज्म है क्या। पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सेंटर टू लोकल गवर्नमेंट। अब हमने एक शब्द लिया सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट। देखिए पावर्स हमने कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास आई, और स्टेट गवर्नमेंट से एक थर्ड टियर सिस्टम भी हम बात करें लोकल गवर्नमेंट तक आई। लोकल गवर्नमेंट कंसेप्ट आ रहा है आगे, हम उसको चर्चा करेंगे। एक तो रूरल और एक अर्बन एरियाज, इन दोनों की बात करेंगे। तो जो फीचर्स हैं उनमें सामने आ रहा है, लेकिन हम पहले ये बात कर दें कि 3 लेवल हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो पावर्स सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से लोकल गवर्नमेंट तक डिस्ट्रीब्यूट की, यही कंसेप्ट होता है फेडरलिज्म का। तो फेडरलिज्म का एक कंसेप्ट हमारे सामने आया कि किस तरह से हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया और कहां से कहां तक किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के, और एक लोकल एरिया को भी हमने पावर्स के माध्यम से
अपने आप में इन्वॉल्व कर लिया। इसका मतलब उनकी भी अपनी एक भूमिका है, उनका भी एक रोल है, किसमें? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो इसीलिए फेडरलिज्म कंसेप्ट हमारे सामने ये आ गया। फेडरेशन है शब्द एक, हम बात कर रहे हैं फेडरेशन, एक संघ की बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात करें, फेडरेशन शब्द तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दिया है वर्णन, वहां पर यूनियन वर्ड दिया है। हम एक छोटा सा अलग कंसेप्ट चलें थोड़ा सा। देखिए आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में इंडिया shall be a union of the states, इंडिया shall be a union of the states, ये शब्द है यूनियन ऑफ द स्टेट्स। अब देखिए यूनियन शब्द आया, हम फेडरेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द का यूज नहीं किया गया है। तो देखिए यूनियन होता है स्टेट्स को मिला करके। तो देखिए भारत जब बना तो सारे स्टेट्स को यूनाइट किया, यूनियन बनाई और उसका नाम कर दिया इंडिया, दैट इज कॉल्ड भारत। तो देखिए फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरेशन में क्या होता है? 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होती है। तो देखिए 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमने चर्चा कही है कि 2 लेवल, तो देखिए 1 लेवल कौन सा हुआ? तो 1 लेवल तो हुआ सेंट्रल लेवल पर, यानी कि सेंट्रल लेवल पर, जो सेंट्रल लेवल पर पूरे कंट्री के लिए कानून बनाते हैं। दूसरा हुआ स्टेट लेवल पर, 2 लेवल हो गए, जो एक स्टेट के लिए कानून बनाते हैं। तो देखिए 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेशनल इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगी, नेशनल इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उन पर कौन लॉ बनाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगी। और स्टेट इंटरेस्ट के उन पर स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगी। हम आगे चर्चा करेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगी, कितने सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट बनाएंगे कानून, और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर लोकल गवर्नमेंट को भी पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी हुई हैं। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लुक आफ्टर टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या करती है? डेली के जो काम होते हैं उन पर एडमिनिस्ट्रेशन करती है। बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। देखिए हर एक लेवल की गवर्नमेंट अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ पर एक अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करती है। सेंट्रल अपने लेवल पर करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर अपना प्रयोग करेंगी पावर्स का। तो हम थोड़ा सा चलें, हमने जो कंसेप्ट पहले थोड़ा सा एक बात कही थी यूनिटरी फीचर्स कि एक यूनियन की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिटरी फीचर्स और फेडरल फीचर्स। तो यूनिटरी फीचर्स कौन कौन सी होती हैं उसको यूनिटरी फीचर्स, क्योंकि हमें हर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यदि हम फेडरल फीचर्स की भी बात कर रहे हैं तो यूनिटरी फीचर्स को भी हमको समझना चाहिए। देखिए ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है यहां पर, ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। पहला पॉइंट, एक स्तर पर सरकार होती है, कहां पर? यूनिटरी फीचर्स में, यानी कि
जहां पर एक सरकार के द्वारा आदेशों का पालन करवाया जाता है। दूसरा, सब यूनिट्स आर, इसके अंडर में जो सब यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इसके क्या हैं? सबऑर्डिनेट हैं। सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के अधीनस्थ जो हैं वो सब यूनिट्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पास ऑन ऑर्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पास ऑन जो बिल हैं उनको भी पास करते हैं। तो ऑर्डर्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑर्डर्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बात एक ही होती है, वर्ड को कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। प्रोविंस होते हैं क्षेत्र, एरियाज, और एक क्षेत्र एक एरिया हो गया तो स्टेट हुआ। तो देखिए 3 पॉइंट तो ये। अब चले हम चौथे पॉइंट की तरफ, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, ये यूनिटरी फीचर्स होती हैं। 5th पॉइंट है वन कॉन्स्टिट्यूशन। सेंटर और स्टेट के लिए एक ही संविधान है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी लिख देते हैं हम शॉर्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं, स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं, इनको क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। स्टेट की सीमा रेखा में परिवर्तन का आधार, यानी कि एक स्टेट है उसका जो एरिया है उसमें चेंजेस यदि करने हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। तो पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसलिए ये फीचर किस में आ रही है? यूनिटरी की फीचर्स में आ रही है। और दूसरा 7 पॉइंट, चलो, जो गवर्नर होते हैं स्टेट में, ये गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब देखिए, सेंट्रल अपॉइंट करता है एक स्टेट के गवर्नर को। अच्छा, हम छोटी सी एक कंडीशन बता दें, गवर्नर और हम सेंट्रल की पहले यहाँ ले लेते हैं, एक कंडीशन को क्लियर कर देते हैं। सेंटर में जो स्थिति है और स्टेट में जो कंडीशन है, दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट्स, HOS, और एक होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दो कंडीशन होती हैं हमारे सामने। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं PM एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, CM का मतलब यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं है कोई, ये समझें, यहाँ पर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हम C ऑफ मिनिस्टर कर देते हैं, कंफ्यूज कोई ना रहे। तो PM एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट। ये तो है कंडीशन सेंट्रल की। अब हम थोड़ी कंडीशन स्टेट में चलें। सेम कंडीशन लगभग स्टेट में होती है। तो देखिए, HOS हेड ऑफ द स्टेट और HOG हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट तो हुए गवर्नर, और हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट हुए वो हुए आपके CM चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर, ये यहाँ पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट में आते हैं। ये कंडीशन पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं गवर्नर स्टेट में, इनको कौन अपॉइंट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो पावर किसके पास रही? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो देखिए यूनिटरी फीचर्स में ही काउंट हो गई कि पावर्स किसके पास ज़्यादा हैं? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है, और जहाँ पर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो वो यूनिटरी फीचर्स कहलाता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं इन यूनिटरी फीचर्स की, इनके माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि ये यूनिटरी फीचर्स सामने आ गई। एक कंडीशन और देख लेते हैं 8 पॉइंट, कि जब इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी में सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। देखिए ये भी एक यूनिटरी फीचर्स है कि सारी पावर्स इमरजेंसी जो कंडीशन है उसमें सेंट्रल ही तय करेंगी एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन, रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ऐसे फीचर्स हैं जो एक सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। स्टेट्स को कोई पावर नहीं दी गई है या बहुत माइनर दी गई हैं, कम दी गई हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये होती हैं यूनिटरी फीचर्स। कई बार एक कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिटरी फीचर्स के साथ में इंडिया फेडरल फीचर्स भी है, यानी कि फेडरल फीचर्स भी इंडिया में या इंडियन सिस्टम में हैं। तो इनको हम लिख करके फेडरल फीचर्स को भी हम अगले पॉइंट में बता रहे हैं, तो दोनों का कंपैरिजन हो जाता है। तो अच्छी तरह से अपना स्टडी सामने आती है और अच्छी तरह से आप इलेबोरेट कर सकते हो कि कौन से पॉइंट हमारे तो यूनिटरी फीचर्स में हैं और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे फेडरल फीचर्स में हैं। तो देखिए ये पावर्स हैं, तो इंडिया यूनिटरी फीचर्स भी है, साथ में फेडरल या फेडरल सिस्टम भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो देखिए अब हम चलते हैं फेडरल फीचर्स की तरफ, क्योंकि हमने यूनिटरी फीचर्स को तो बता दिया, अब हम फेडरल फीचर्स की तरफ चलते हैं कि इंडिया किन कंडीशंस के कारण फेडरल फीचर्स को भी अपना के रखता है। तो देखिए हम आपको एक बार बता दें कि इंडिया लार्ज कंट्री है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय हमने बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, और बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद में जो वैल्यूज़ थी, अच्छी अच्छी वैल्यूज़, हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं हम, अच्छी बातें जो हमारे देश के लिए अच्छी तरह से लागू हो सकें, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फीचर्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व कर लिया था। इसी के कारण तो हमारा यूनिटरी के साथ साथ फेडरलिज्म है। तो देखिए कोई कंट्री यूनिटरी भी रखता है अकेला और कोई फेडरलिज्म रखता, लेकिन इंडिया दोनों को रखता है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस चल रहा है, कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियां हैं, जिसके कारण दोनों ही स्थितियां हमारे यहाँ उपयुक्त हैं और सही रूप में प्रशासन के लायक हैं। इसीलिए वहाँ पर यूनिटरी के साथ साथ फेडरलिज्म या फेडरल फीचर्स को भी अपनाया गया। तो देखिए फेडरल फीचर्स की तरफ रुख करें। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए पहला पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश नहीं देंगी टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, डू समथिंग। देखिए टू डू समथिंग के लिए कोई भी अधिकार नहीं देंगी ऐसा। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ऑन, पावर्स इट्स ऑन। कौन? स्टेट गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर्स होंगी जो संविधान के द्वारा दी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को क्लासिफाई कर दिया, जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि सेंट्रल के पास क्या पावर्स हैं, स्टेट के पास क्या पावर्स हैं, वो क्लासिफाई हैं वहाँ पर। तो देखिए पावर सिट्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार के लिए जवाबदेही नहीं है, ठीक है। हालांकि बैलेंस, चेक एंड बैलेंस है, कंट्रोल रखते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, नहीं। इसका मतलब है अपने अंदर, स्टेट अपने अंदर जो प्रशासन कर रहा है वो स्टेट अपने लेवल पर वहाँ पर करेगा, वो आंसरेबल नहीं है। लेकिन सेंट्रल कंट्रोल भी रखती है, क्वेश्चन पूछ करके या कोई भी पॉलिसीज़ का फीडबैक लेकर के उसके ऊपर कंट्रोल भी रखती है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र ही हो जाते तो फिर स्टेट सेंट्रल के कंट्रोल में नहीं रहते, फिर तो वो अलग स्टेट की जगह कंट्री बन जाते फिर तो यही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ गवर्नमेंट सेपरेटली आंसरेबल टू पीपल। अभी आंसरेबल किसके प्रति हैं? देखिए बोथ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। बोथ गवर्नमेंट आंसरेबल टू पीपल, ये लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो शब्द है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो वर्ड है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जनता के पास यहाँ पर दी हुई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेन कौन रहा? पीपल। तो देखिए सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और यही इनके प्रति सरकार जवाबदेही रहेगी। तो देखिए बोथ गवर्नमेंट आंसरेबल टू पीपल, लोगों के प्रति जवाब दे। अब जवाब देना पड़ेगा, क्यों और कैसे? देखिए आपने देखा होगा लीडर्स होते हैं यानी कि रिप्रेजेंटेटर्स। ये रिप्रेजेंटेटर्स को वोट कौन देता है? वोट देती है जनता, पीपल। यदि अच्छा कार्य किया तो अगली बार जीत हो सकती है, यदि अच्छा कार्य नहीं हुआ तो अगली बार हार भी हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आंसरेबल कौन हुआ? जनता। तो जनता ही यहाँ पर जवाबदेह होती है कि किस तरह से जो लोग हैं, किस तरह से अपने रिप्रेजेंटेटर को हटा भी सकती है और बना भी सकती है। इसी तरह से जो रिप्रेजेंटेटर हैं वो जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो वहाँ पर उनके माध्यम से जीत करके आए हैं, तो उनके लिए कुछ करने का जो प्रावधान है वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मॉरल ड्यूटी होती है। तो यहीं पर हम पॉइंट की बात कर रहे थे फेडरलिज्म की। अगला पॉइंट चले हम फेडरलिज्म के में, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए संविधान सर्वोच्च होता है और उसके माध्यम से दोनों को या तीनों को, हम तीनों की बात करेंगे अब, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तीनों को अपनी पावर्स संविधान के माध्यम से मिली हुई होती हैं। तो देखो पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइड कर दी, सेंट्रल को अपनी पावर दे दी, स्टेट को अपनी पावर दे दी, लोकल गवर्नमेंट को अपनी पावर दे दी। तो देखिए फेडरलिज्म का फीचर्स। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर्स। देखिए पावर्स को डिवाइड कर दिया। देखिए आगे पॉइंट ये आ रहा है, हम थोड़ी सी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीन हैं, इनको अपनी अपनी पावर्स दी हुई हैं। तो डिवीजन है किसका? पावर्स का। इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट, देखिए इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय वो स्वतंत्र है, फ्री एंड फेयर है। इसका मतलब किसी के प्रेशर में वो कार्य नहीं करेगा। अमेंडमेंट पावर्स, और नेक्स्ट है पॉइंट अमेंडमेंट पावर्स। अब देखिए अमेंडमेंट जो पावर्स हैं वो कैसे, कि कोई भी अमेंडमेंट करना होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, और देखिए उसमें तीन प्रोविजन है, तीनों को बता देते हैं हम यहाँ शॉर्ट में पहले, तब वो आगे का पॉइंट समझ में आएगा। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल प्लस स्पेशल प्लस मोर देन या हाफ स्टेट्स। एक तो होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी, ये भी पॉइंट आगे आ रहे हैं, और एक होती है सिंपल प्लस स्पेशल प्लस आधे राज्यों से अधिक हों। आधे राज्य तो चाहिए ही, उससे अधिक भी कितने भी हो सकते हैं। तो लास्ट है हाफ। तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 14 स्टेट्स की तो परमिशन जरूरी है। ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट होते हैं तब होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। और उसमें भी देखिए लोअर हाउस और अपर हाउस, और देखिए कुछ स्टेट्स आ गए। तो ये सबके माध्यम से होते हैं, केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये क्या है, फेडरलिज्म की फीचर्स हैं। तो देखिए यूनिटरी फीचर्स के साथ साथ हम बात कर रहे हैं फेडरलिज्म की। तो यहाँ पर इस तरह से ये फेडरलिज्म की फीचर्स हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात मेन फोकस में सामने आई कि किस तरह से इंडिया यूनिटरी और फेडरलिज्म दोनों को समाहित करके चल रहे हैं। अब चलते हैं हम फेडरलिज्म के कंसेप्ट की तरफ। हमारा जो मेन है फीचर्स, फेडरलिज्म के फीचर्स, जो मेन हमारा कंसेप्ट यहाँ पर चला रहा है बुक में, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। ये तो हमने एक जनरली चर्चा कर ली थी कि यूनिटरी फीचर्स के साथ साथ फेडरल फीचर्स हैं और वो किस तरह से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अब हमारे उसमें 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है पूरे कंट्री के शासन की, ये पूरे कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है, अच्छी तरह से प्रशासन करती है। दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अपना कार्य करती है और यहाँ पर स्टेट तक ही कार्य करती है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में अच्छी तरह से प्रशासन करती हैं। तो 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज अ फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। लेकिन हमने 2 के साथ साथ एक शब्द और लिखा मोर, वो इंडिया में है। तो इसलिए तीसरा पॉइंट की हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट। तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट को हम 2 रूपों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो मैंने अभी बताया था कि रूरल एरियाज, और दूसरा बताया था हमने
अर्बन एरियाज। अच्छा, रूरल में कौन काम करती हैं? पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। और अर्बन में कौन से करते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। देखिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायती राज ये दोनों लोकल लेवल पर करती हैं। पंचायती राज रूरल एरियाज की तरफ करती है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन एरियाज की तरफ करती है। इनका आगे भी चर्चा आ रही है, विस्तृत रूप में हम आगे थोड़ा सा और इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पॉइंट आया 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म की जो फीचर्स हैं वो है 2 और मोर गवर्नमेंट। वो कौन कौन सी हैं? सेंट्रल लेवल पर पूरे कंट्री का कानून बनाती हैं। स्टेट, अपने स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पर अपना कानून बनाएंगे। और एक तीसरी है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में रूरल और अर्बन दोनों अपने अपने एरियाज तक अपना नियम और कानून बनाएंगे और उसके माध्यम से प्रशासन करेंगे। दूसरी जो फीचर है वो दूसरी फीचर है अपनी गवर्नमेंट गवर्न द सिटीजन। गवर्नमेंट गवर्न द सिटीजन। देखिए, जो भी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट एक नागरिक समूह है जिसे बोलते हैं हम सिटीजन, ग्रुप ऑफ द सिटीजन। ये इनके ऊपर शासन करती हैं। तो दोनों प्रकार की सरकारें, अब देखिए दोनों प्रकार की कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों लेवल की सरकारें किसके ऊपर शासन करती हैं? सिटीजन, नागरिकों के ऊपर। इनके लिए अपने अच्छी तरह से वेलफेयर के लिए रूल और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। इनके प्रॉफिट के लिए होती हैं, नेशनल इंटरेस्ट में लागू करते हैं। तो देखिए, कोई भी लेवल की गवर्नमेंट हो वो सिटीजन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, इनके ऊपर शासन करती हैं और हर एक का अपना अपना ज्यूरिडिक्शन होता है। तो देखिए, ज्यूरिडिक्शन कैसे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर ज्यूरिडिक्शन का अधिकार क्षेत्र अपने पास रखेंगे। तो इस तरह से हर एक लेवल की सरकार है वो अपने अपने नागरिकों के लिए कार्य करेंगी, अच्छी तरह से प्रशासन करेंगे। तीसरा, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है ज्यूरिडिक्शन jurisdiction of the government specified in constitution, specified in constitution। देखिए, हर एक के जो पावर्स हैं, हमने अभी चर्चा भी की थी कि हर ऑर्गन की जो पावर्स हैं वो प्रत्येक ऑर्गन की पावर्स संविधान से मिली हुई हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे हम वो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, चाहे हम वो लोकल गवर्नमेंट की बात करें, हर एक ऑर्गन की अपनी अपनी पावर्स है और हर एक ऑर्गन अपनी पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही प्राप्त करता है। तो इसीलिए सारी शक्तियां कहाँ से मिली हुई हैं? संविधान से मिली हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, फंडामेंटल प्रोविजन। फंडामेंटल प्रोविजन। देखिए, ये जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं ये क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं।
और उसमें भी दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है वो दोनों रूप में हमें भाग लेंगी। जैसे हमने अभी बताया था कि सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल स्पेशल प्लस मोर देन हाफ स्टेट्स परमिशन होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ये 3 लेवल पर हम चेंज कर सकते हैं संविधान को। तो देखिए फंडामेंटल जो प्रोविजन है वो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हम सिंपल मेजॉरिटी तो 51 और 49 मानते हैं। अच्छा, स्पेशल मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं। देखिए स्पेशल मेजॉरिटी है क्या, इससे पहले हम चले प्रेजेंट से पहले टोटल, प्रेजेंट और प्रेजेंट का वोटिंग का 2/3 मेजॉरिटी, ये स्पेशल मेजॉरिटी होती है। देखिए टोटल, हमारे टोटल कितने हैं, टोटल में से भी प्रेजेंट कितने हैं आज, और प्रेजेंट में से भी वोट कितने ने दिया है, और जो वोट आ गए उनका 2/3 मेजॉरिटी इक्वल टू स्पेशल मेजॉरिटी होती है। जैसे हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और इन 40 में से आज हमारे पास 34 आए, तो प्रेजेंट 34, और वोट दिया था मात्र 13 ने। तो देखिए प्रेजेंट यहाँ आ गए टोटल में से, और उन प्रेजेंट में से वोट दिया, और वोट का 2/3 मेजॉरिटी इक्वल टू जो स्थिति आती है वो यहाँ पर आ जाती है। इससे बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो सिंपल प्लस स्पेशल प्लस मोर देन हाफ स्टेट्स, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आधे से ज़्यादा राज्य होंगे तब उसमें अमेंडमेंट होगा। जैसे इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उसमें यदि चेंजेस करने हैं तो उसमें देखो सिंपल स्पेशल प्लस मोर देन हाफ स्टेट्स, ये इसके माध्यम से होगा, अन्यथा नहीं होंगे। तो ये क्या है, फंडामेंटल प्रोविजंस कैन बी चेंज्ड, इन आधारों पर हम उनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट में कोर्ट्स हैव पावर्स, कोर्ट्स हैव पावर्स, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हर एक जगह की बात करें तो कोर्ट और जुडिशियरी, कोर्ट का मतलब होता है जुडिशियरी, ये जुडिशियरी क्या करती है, जजमेंट करती है। और जजमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट्स, अधिकारों की जो व्याख्या है वो जुडिशरी के द्वारा की जाती है कि किसी के राइट्स का वायलेशन ना हो, प्रॉपर तरीके से जो प्रॉफिटेबल जो पॉलिसीज़ हैं उनका लोग लाभ प्रॉफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये यहाँ पर कोर्ट्स है पावर्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो पावर्स हैं उनको इंटरप्रेट करता है जुडिशरी, और जुडिशरी गवर्नमेंट को भी एक कंट्रोल रखता है कि किस तरह से लोगों के हित में पब्लिक इंटरेस्ट में पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है और सबसे ज़्यादा वेलफेयर लोगों के लिए पहुंचाना है। नेक्स्ट पॉइंट है 6, रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू,
सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। देखिए, रेवेन्यू का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अधिकार क्षेत्र होते हैं। सेंट्रल अपने कलेक्ट करती है, स्टेट अपने कलेक्ट करती है। तो देखिए, रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं उन पर अपना अपना अधिकार होता है। तो ये फेडरलिज्म की एक फीचर्स है कि सभी अपने रिसोर्सेज को अपने डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं और वहाँ पर उनको कलेक्शन का अधिकार दिया है। तो क्लियरली स्पेसिफाइड हैं ये सब, क्या है, क्लियरली स्पेसिफाइड, ये क्लियर कर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन से रेवेन्यू हैं जो स्टेट के हैं, कौन से हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो इस तरह से वहाँ पर पावर्स क्लियर स्पेसिफिक कर दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की हम बात करें, 7 पॉइंट। तो देखिए, यूनिटी ऑफ नेशन, और दूसरा है रीजनल डाइवर्सिटी। देखिए कैसे, यूनिटी ऑफ नेशन और रीजनल डाइवर्सिटी ये फेडरलिज्म की फीचर्स हैं। किसके माध्यम से? अकोमोडेट के माध्यम से। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है हम यूनाइट करके चलें अपने कंट्री को। तो देखिए, यूनाइट तब होता है जब हर एक वर्ग, ग्रुप, स्टेट्स की डिमांड को हम रेस्पेक्ट भी करेंगे और हम उनके प्रॉफिटेबल के अनुसार पॉलिसीज़ को बनाएंगे। तब जाकर के क्या होता है, एक देश की यूनिटी बनी रहती है। अन्यथा हम थोड़ा सा ब्रिटिश एरा की बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में प्रिंसली स्टेट्स थे। इनको ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि चाहे तो आप इंडिया में मिल सकते हैं और चाहे तो आप पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और तीसरा पॉइंट और था, चाहे तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अब समस्या यही आ गई थी इंडिपेंडेंट रहने की कंडीशन में। यहाँ मिल जाते तो कोई समस्या नहीं है, वो अपनी मर्जी से मिले या ना मिले। लेकिन यदि ये इंडिपेंडेंट हो गए तो हमारे यहाँ पर 565 यूनियन टेरिटरीज थी। यदि वो इंडिपेंडेंट हो जाती, ना जाने इंडिया के कितने टुकड़े हो जाते। तो क्या हम और आज की बात करें, क्या आज इंडिया हमारे सामने इस तरह से यूनाइट होता? नहीं होता। यदि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यदि इनको रेस्पेक्ट नहीं देते और इनके जो राइट्स हैं, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, ये नहीं देते, तो आज इंडिया इस तरह से यूनाइट नहीं होता। दूसरा, फेडरलिज्म की सबसे बड़ी बात होती है कि जो डाइवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया में मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चर है और इन सब को रेस्पेक्ट करना सबसे बड़ा चैलेंजेस काम होता है। क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ भी हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा सा प्री कंडीशन, ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर लैंग्वेज के आधार पर डिमांड आ गई थी स्टेट्स की कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाए। अब देखिए, हम एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, फिर कल्चर की बात करेंगे, फिर सिविलाइजेशन की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पर हर एक स्टेट की लैंग्वेज, कल्चर, सिविलाइजेशन, वे ऑफ लिविंग डिफरेंट टाइप के हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इग्नोर कर दे, और इग्नोर करती हैं तो डेफिनेटली वो इंडिया के पार्ट से अलग होने की मांग करेंगे, सेपरेटिज्म की मांग करेंगे। इसीलिए फेडरल फीचर्स को जब अपनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, तो यहाँ पर सभी रीजनल डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट किया और उनको अपना रेस्पेक्ट के माध्यम से राइट्स दिए, और वो यूनाइट इंडिया को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से यूनाइट या यूनिटी हमने एक कंट्री की बनाई,
या एक कंट्री को यूनाइट किया और किस तरह से हर डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करके हमने उसे अपने पार्ट्स में मिला करके अपने देश को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया। ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो एक फेडरल फीचर्स को हम इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये देखा कि किस तरह से इंडिया एक यूनिटी फीचर के साथ साथ फेडरलिज्म या फेडरल फीचर्स भी यहाँ पर कार्य कर रही हैं और सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी इंडिया है। एक लार्ज कंट्री है, डेमोक्रेसी है, जब से इंडिपेंडेंट हुआ उस समय से लेकर आज तक चला आ रहा है। स्टेबल पॉलिटिक्स है, स्टेबिलिटी है, लेकिन हम इसी के एक पार्ट की बात करें, 1947 में पाकिस्तान भी अलग हुआ इंडिया से। आज वहाँ की कंडीशन शुरुआत से देखें तो देखिए मिलिट्री रूल रहा, डेमोक्रेसी इनस्टेबल में आई, इनस्टेबिलिटी वहाँ पर रही, वीक लीडरशिप है, डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं रह पाई। तो देखिए उस समय से और आज हम इंडिया की कंपैरिजन करें तो इंडिया सबसे लार्ज कंट्री है उस एग्जाम्पल के तौर पर जहाँ पर डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ हैं। और वो सब क्यों हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर डाइवर्सिटी को अपनाया और सारे फीचर्स को हम साथ में ले करके चल रहे हैं। सारे जो रीजनलिटी है हमने उनको रेस्पेक्ट दिया, लैंग्वेज को भी साथ में दिया क्योंकि वो भी पॉइंट आगे आ रहा है, तो हम वहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे। और हमने आज एक इंडिया को यूनाइट करके चले हैं। तो आज हमने यहाँ तक चर्चा की, यूनिटी फीचर्स, फेडरलिज्म है क्या, पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सेंटर टू लोकल गवर्नमेंट टू मेक द डिसीजन, द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल टू मेक द डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये फेडरलिज्म होता है। फीचर्स हमने आपके सामने चर्चा की, आज हम यहीं तक चर्चा करते हैं। थैंक यू।